चीज के बारे में बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताऊंगा, वो होगा जॉइंट में हमारा जो पेन रहता है उसके कारण और उसको ठीक करने की विधि। तो अभी मैं सभी का वेलकम करना चाहूंगा। नमस्कार सभी को। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस है, क्योंकि सबसे जरूरी जो चीज होती है हम उसी को इग्नोर करते हैं। जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई लेते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं, डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर एक चीज नहीं करते हैं तो बाकी सब चीज बेकार हो जाती है, और वो चीज है पानी। और हमारा जो शरीर है ये एक शानदार मशीन है, सभी को मालूम है। जैसे हम गाड़ी में एक ऑयल डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ फ्यूल की जरूरत होती है। जो हम इसको खाना देते हैं उसके साथ साथ पानी की भी इसको जरूरत होती है। ये भी एक तरह का फ्यूल है हमारे लिए। तो एक गाड़ी जैसे बिना कूलिंग सिस्टम के नहीं चल सकती, सिमिलरली उसी तरह हमारा शरीर भी पानी के बिना बंद हो जाता है। धीरे धीरे वो अंदर से चुपचाप अपना काम करना बंद कर देता है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो ब्रेन है, ये जो हमारा ब्रेन होता है, ये 80% हमारा पानी से बना हुआ होता है। जो हमारा हार्ट है ये 70% पानी से बना हुआ होता है। यहाँ तक कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो देखने में बड़ी सख्त होती हैं, वो भी हमारी 30% पानी से बनी हुई होती हैं। अब सोचिए कि अगर आपकी बॉडी का 60% हिस्सा पानी है, और आप अगर पानी ही नहीं पी रहे हो, और आप फैंसी खाना खा रहे हो, प्रोटीन पाउडर पे मतलब आपकी डाइट चल रही हो, फ्रूट्स आप खा रहे हो, मल्टीविटामिन्स खा रहे हो, लेकिन जो मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, यदि पानी ही नहीं है अंदर, तो खाना जाएगा कहाँ? कहाँ एब्जॉर्ब होगा? तो एक एनालॉजी देता हूं मैं आपको, इसके जैसी सिमिलर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए एक ट्रेन है, उसमें सामान भरा हुआ है। उसमें रोटी है, दाल है, ड्राई फ्रूट है, प्रोटीन है, शेक है, सब रखा हुआ है, लेकिन अगर इंजन ही नहीं है तो वो ट्रेन चलेगी क्या? वो ट्रेन नहीं चलेगी, वो खड़ी रहेगी स्टेशन पे। सिमिलरली हमारा जो न्यूट्रिशन है, विदाउट हाइड्रेशन इज लाइक अ ट्रेन विदाउट एन इंजन। अब मैं आपको कुछ मिथ्स बताऊंगा प्यास के, जो आप सबको सबको आपने सुने होंगे और आपको समझ लेने हैं। थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज, थोड़ी सी साउंड कम कर लीजिए। जब लोग बोलते हैं कि प्यास लगेगी तब पी लेंगे पानी, तो भाई साहब प्यास लगना तो एक अलार्म है। मतलब अब जब तक प्यास लगेगी तब तक डैमेज शुरू हो चुका है। और एक और गजब की गलती लोग करते हैं कि चाय कॉफी पी ली, बस वही पानी है, सोच लेते हैं कि भाई ये तो है, यही हाइड्रेट कर देगी हमें। देखो आपको समझ लेना ये है कि ये कैफीन जो होती है, डायूरेटिक्स जो होते हैं, चाय होती है जो, ये हमें और ज्यादा डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है, क्योंकि इसके बाद आप यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में पहुंच जाते हो। और एक तीसरी गलती लोग जो करते हैं कि भाई मैं 8 गिलास पानी पीता हूँ डेली। तो सवाल ये है कि भाई 8 गिलास काफी है क्या? यानी एक आदमी अगर खेत में काम कर रहा है तो उसे हो सकता है 6 लीटर चाहिए, और एक अगर लेडी कस्टम ऑफिस में बैठी है तो हो सकता है उसको 2.5 से 3 लीटर चाहिए। तो सबकी खपत अलग है। पानी की जरूरत एक जैसी नहीं हो सकती है सबकी। वो आपके वजन पे, उम्र पे, आपके काम करने के तौर तरीके पे, मौसम पे, उम्र पे, इन सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैं डिहाइड्रेशन की कुछ बात करूंगा। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स अगर पता करने हो कि भाई डिहाइड्रेशन शुरू हो गया है, तो कैसे पहचान होगी उसकी? पहला उसका सिम्टम होता है कि सर में दर्द होना स्टार्ट होगा। दूसरी चीज होती है सुस्ती, आलस। मतलब आप पड़े ही रहोगे एक जगह पे, काम करने का कुछ मन नहीं करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप डिहाइड्रेटेड हो चुके हो। तीसरी प्रॉब्लम होती है बार बार चाय की क्रेविंग्स उठना, कि चाय पीने का मन कर रहा है जी बार बार। एक होता है मतलब ध्यान का ना लग पाना, आप जो है फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज में, बार बार दिमाग जो है वो इधर उधर घूमने पे है, हम उसको फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं लग रहा है। तो ये भी डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है। चेहरे की जो चमक है ये गायब अगर हो जाए तो समझ लो डिहाइड्रेटेड है। जो एक फ्रीक्वेंट अलार्म हमें दिखाई देता है वो हमारे यूरिन का गाढ़ा हो जाना, येलोनेस उसके अंदर दिखनी, तो समझ लो ये तो विजिबल लक्षण है। एक होती है शरीर में जलन होना, मतलब हमारी स्किन पे हमें जलन सी महसूस होने लग जाए, तब भी ऐसा होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हमारा चिड़चिड़ापन। जब हमें गुस्सा आने लगे बात बात पे, तो ऐसा हो सकता है कि हम मतलब हम डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि भाई विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है,
अरे भाई, पानी की भी कमी है। पानी की कमी को भी कमी माना गया है। 2% पानी की कमी, सिर्फ अगर 2% की कमी हो जाए पानी की हमारी बॉडी में, तो प्रोडक्टिविटी 25% तक गिर जाती है। यानी अगर आप ऑफिस में बैठे हो और मन नहीं लग रहा है, वर्कआउट करा हो लेकिन जल्दी थक गए हो, नींद नहीं आ रही है, हाजमा मान लो बिगड़ गया है, सबका एक ही कॉमन रीजन हो सकता है, वो है डिहाइड्रेशन। और ये बहुत बुरी चीज होती है, इसको ध्यान से, मतलब इसको इसको लाइटली नहीं लेना, ये बहुत लेनियंट लेने की चीज नहीं है। डिहाइड्रेशन तो अच्छे अच्छे बड़े से बड़े पहलवानों को गिरा देती है। देखो, अब मैं इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन का और हाइड्रेशन का रिलेशन। तो इसको समझना पड़ेगा आपको। जरा सोचो एक बार कि भाई आप दिन भर में क्या क्या खाते हो। आपने सुबह जो ब्रेकफास्ट करा है, दोपहर में जो आपने दाल चावल खाए हैं, जो कुछ भी खाया है, शाम को जो आपको कोच ने जो आपको स्नैक्स बता रखे हैं वो खा लिए, रात को जो आपको डाइट प्लान के हिसाब से रोटी सब्जी जो कुछ भी है प्रोटीन आपने पिया। लेकिन ये जो खाना जो आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी में काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कौन इंश्योर करेगा? मैंने सब कुछ लिया, सारा न्यूट्रिशन लिया, लेकिन क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये कैसे पता चलेगा? न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट अबाउट खाना, इट्स अबाउट एब्जॉर्प्शन। मेरी बॉडी उसे एब्जॉर्व कर रही है कि नहीं कर रही है, दिस इज न्यूट्रिशन। दिस इज नॉट न्यूट्रिशन दैट आई एम इंजेक्टिंग एवरीथिंग इन माई बॉडी। तो एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी। न्यूट्रिशन को जाना है अंदर, तो न्यूट्रिशन को जानो। हर चीज का एक एक रोल होता है, टीम की तरह काम करती है पूरी बॉडी। ठीक है, इसमें कैप्टन भी होता है, इसमें खिलाड़ी भी होते हैं, फील्डर भी होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, सब सबका काम अलग अलग है। मैं थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट पे आपको लेके जाऊंगा। हम सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का एक हमारा फ्यूल है, ईंधन का काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? रोटी में मिलेगा, चावल में, आलू में, केला में। ये है पेट्रोल, ये समझ लो आप। ये गाड़ी का पेट्रोल है, यानी ये आपको चला रहा है, ये सबसे ज्यादा जल्दी एनर्जी देता है। लेकिन पेट्रोल तभी काम करेगा जब इंजन स्मूथ होगा, डाइजेशन सही होगा। डाइजेशन कब सही होगा? जब पानी होगा बॉडी में। दूसरी चीज पे चलता हूं, प्रोटीन पे। सबको मालूम है कि बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म है, बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन क्या है? मसल बनाता है, स्किन है, हेयर है, नेल है, सभी इसी से बने हुए हैं। पूरा जो तामझाम है, सब बिल्डिंग ब्लॉक्स इसी से ही बने हुए हैं। लेकिन प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं। वो जो एंजाइम चाहिए होते हैं, उनको एक्टिवेशन के लिए क्या चीज चाहिए हमें? पानी। प्रोटीन शेक पी लिया लेकिन पानी नहीं पिया 2 घंटे बाद, तो वो शेक बर्बाद है, सीधा बर्बाद। तो बिना पानी के ज्यादा प्रोटीन खाने वालों को मैं बताऊंगा, भैया आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिना पानी के अगर आप प्रोटीन खाए जा रहे हो तो किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस भी आ सकता है, एसिडिटी भी हो सकती है। तो प्रोटीन तो ले रहे हो, साथ में पानी का भी ध्यान रखना जरूरी है। डिहाइड्रेटेड बॉडी में प्रोटीन काम नहीं करेगा, चाहे कितना भी ले लेना। ये वो वाली कंडीशन होगी कि मतलब ना लेने से भी ज्यादा बदतर सिचुएशन होगी। अब हम जाते हैं तीसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो है हमारा फैट। देखो, फैट के लिए ये कहा जाता है कि दिमाग का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन का मतलब साथी होता है ब्रेन के लिए। फैट्स जब होंगे तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो फैट खराब नहीं होते। अच्छे फैट, जैसे अब मान के चलो मूंगफली की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ हमारा ओमेगा 3 हो गया, ये हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। ठीक है, अब तुमने सुना होगा फैट जो सॉल्युबल विटामिन हैं, जैसे ए है, डी है, विटामिन ई है, के है, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चीज लगती है हमारी बॉडी में? मैंने उस दिन एजुकेशन बताया था कि इनको एब्जॉर्ब करना है मेरी बॉडी में, तो बाइल जूस काम करेगा। अब बाइल जूस जो है वो डाइल्यूट कब होता है? जब बॉडी हाइड्रेटेड होती है। मतलब कि अगर मैं इसको संक्षिप्त में बताऊं कि कोई भी विटामिन काम नहीं करेगा जब तक मेरा बॉडी में हाइड्रेशन नहीं होगा, पानी नहीं होगा बॉडी में। अब लास्ट की चीज पे चलते हैं, वो होती है मेरी क्या, इससे अलावा विटामिन बच गए कुछ, और मिनरल्स बच गए हैं। ये तो थे जो ए डी ई के, ये तो हो गए फैट सॉल्युबल विटामिन। कुछ और विटामिन भी होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन बी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स। ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं होते ये पानी में घुलते हैं। जो ऊपर वाले मैंने बताए थे वो फैट में घुलते हैं। विटामिन ए की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, डी हमारा फैट सॉल्युबल है, ई और के ये फैट सॉल्युबल है, इनको चाहिए बाइल जूस।
और विटामिन जो हमारे जैसे सी हो गया, बी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको चाहिए पानी डायरेक्टली। यानी अगर आपने पानी कम पिया तो समझ लो कि विटामिन सी नहीं काम करेगा, ये सीधा टॉयलेट में बाहर निकल जाएगा, फ्लश हो जाएगा यूरिन के रास्ते। अब आते हैं कुछ और मिनरल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। भैया ये तो जब ही एब्जॉर्ब होगा जब आपका डाइजेशन ठीक होगा, और डाइजेशन के लिए चाहिए पानी। आप कभी देख लेना, डॉक्टर जैसे ही आपका डाइजेशन खराब होगा, जो आपको दवाई लिख के देगा पेंटेट 3, ये जो दवाइयां लिखता है इसमें क्या होता है, जिंक होता है और आयरन होता है, कहीं कहीं मैग्नीशियम भी होता है। ये जब ही काम करेगा जब डाइजेशन ठीक होगा, और डाइजेशन ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। और पानी नहीं पियोगे तो ये भी वेस्ट हो जाएगा। एक और चीज होती है हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं फाइबर। और मैंने कई बार फाइबर के बारे में आपको बताया कि ये होती है एक तरह की झाड़ू जो शरीर में लगाई जाती है गंदगियों को बाहर निकालने के लिए। अब फाइबर में क्या क्या चीज होती है, सब्जी होती है, फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे फाइबर्स हैं। ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। अब आप सोचो कि अगर आपने फाइबर खा लिया और पानी आपकी बॉडी में है नहीं, तो क्या होगा मालूम है आपको, कॉन्स्टिपेशन होगा। वो जो मरोड़ उठते हैं ना, मरोड़ पेट में, मरोड़े उठ रहे हैं जी मेरे, तो वो यही है। मतलब झाड़ू तो चल रही है लेकिन पानी नहीं डाला तो धूल उड़ रही है खाली। तो आप देखो, धूल उड़ानी है या कचरा बाहर निकालना है तो पानी की हाइड्रेशन की जरूरत होती है। तो आपने देखा कि प्रोटीन की मैंने बात करी, वहां पानी की जरूरत हुई। कार्ब्स की मैंने बात करी, वहां पानी की जरूरत हुई। फैट्स में पानी की जरूरत हुई। मिनरल्स में जरूरत हुई, वाइटामिन में जरूरत हुई, फैट सॉल्युबल वाइटामिन में जरूरत हुई। हर चीज में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बॉडी बेवकूफ नहीं है, 60% पानी हमारे अंदर स्टोर करे बैठी है। हम क्या सोचते हैं, भैया पानी की प्यास लगी है, मतलब डैमेज शुरू हो लिया, अब पीने जा रहे हो पानी, पहले ही पीते रहो। प्यास लगना तो मैं एक अलार्म की तरह मानता हूं, आपको अगर प्यास लग रही है तो आप डिहाइड्रेटेड हो गए। अब मैं आपको कुछ न्यूट्रिशनल मिथ्स बताता हूँ, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ मिथ बताऊंगा मैं। जैसे एक मिथ है कि भाई मल्टीविटामिन खा लिया अब कोई दिक्कत नहीं आएगी बॉडी में। भाई मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, मल्टीविटामिन तो खा लिया, वो दिक्कत जब ही दूर होगी जब वो एब्जॉर्ब होगी। और एब्जॉर्ब कब होगी, जब वो आप सही मात्रा में पानी पियोगे। दूसरा मिथ होता है कि ड्राई फ्रूट से प्रोटीन मिल जाता है हमें। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई बादाम खा लिए, काजू खा लिए, इनसे हालांकि कैलोरीज होती है, पर मैं प्रोटीन पे बात करूंगा। सिंपल प्रोटीन मिल जाएगा हमें ड्राई फ्रूट से। बिना पानी के ड्राई फ्रूट डाइजेशन में टाइम लगाता है। आप कितना भी ड्राई फ्रूट खा लेना, बिना अगर पानी के वो बॉडी में अगर लिया, कंज्यूम होने में बहुत 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 टाइम लगा देगा। और अगर ज्यादा खा लिए, ज्यादा मूंगफली खा के देख लेना, डिहाइड्रेशन में चले जाते हो। तो ये समझना जरूरी है कि कोई ड्राई फ्रूट भी काम नहीं करता जब तक हमें प्रोटीन, ये हमारा पानी नहीं मिलेगा हमें। और अब आते हैं वर्कआउट पे। हम वर्कआउट करते हैं सारे लोग, वर्कआउट करके हम 200 ग्राम पानी निकाल देते हैं वर्कआउट में, 200 ml। और उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई अब कितना नुकसान हमने पहुंचा दिया अपनी बॉडी को, अब पानी की क्या जरूरत है, अब पानी आराम से अपना शेक वेक में पीते रहेंगे। एक तो हमने डैमेज कर लिया, हमने अपना वाटर लॉस कर लिया। उसके बाद फिर हम सोच रहे हैं कि खाली शेक से काम चल जाए, ये नहीं चलेगा। और बहुत से लोग अगर वेट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि भाई मैंने पानी अगर पी लिया तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। बहुत से हैं, इस ग्रुप में भी बैठे हैं, जो ये सोचते हैं कि पानी पी लिया तो वेट बढ़ जाएगा, तराजू कांटा ज्यादा दिखा देगी। ये बॉडी भाई, तुम अगर नमक नहीं दे रहे हो उसको, तो ये पानी जो तुम पी रहे हो ये जितनी जरूरत है उतना रखेगी, उसके बाद सारा वॉश आउट कर देगी, फ्लश आउट कर देगी, ये स्टोर नहीं कराएगी। तो ये गलती से भी ये दिमाग में मत पालना कि भाई मैंने अगर पानी पी लिया मेरा वेट बढ़ जाएगा। ये क्यों स्टोर करेगी पानी को। तो बॉडी का काम है हाइड्रेटेड होना, हाइड्रेटेशन के बाद वो पानी को बाहर निकाल देगी। तो पानी को ऐसा नहीं समझना कि ये वेट बढ़ा देगी। सोचते हैं बहुत से लोग, मैं भी सोचता था पहले कि जब वजन तोलूंगा जब मैं पानी नहीं पीऊंगा, उससे पहले तोल लूंगा। पानी पीने के बाद तो मेरा 1 किलो बढ़ जाएगा। क्या फर्क पड़ जाएगा इस बात से अगर पानी से मेरा आधा किलो वजन बढ़ गया तो। बॉडी वेट मेरा वही है जो पानी पीने से पहले था और पानी पीने के बाद था। और हमेशा बॉडी वेट को इतना कंसर्निंग मत बनाओ। आपकी जो शेक जो आप पी रहे हो बिना पानी के, आपकी आपको सच में नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपको वार्न कर रहा हूं इस बात के लिए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, मैं हालांकि उनके बारे में बताऊंगा नहीं, जो ये कहते हैं कि थोड़ा ही बनाऊंगा, 300 ml ही बना दूंगा शेक, उसमें सब कुछ डाल रहे हो, वही प्रोपोर्शन डाल रहे हो, लेकिन पानी 300 ml ही है। स्वाद कम आता है ना, थोड़ा मीठा कम लगता है।
ये वजह होती है। स्वाद के चक्कर में हम उसमें पानी नहीं मिलाते हैं। अब ये गया अंदर। इसमें ग्रुप में ऐसे भी हैं मेरे स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे थे जी ये तो घुलता ही नहीं है शेक। मैंने कहा कितना पानी मिलाया आपने इसमें? कह जी 1 गिलास पानी मिलाया है। अब 1 गिलास पानी में तुम्हारा अगर शेक घुल जाए तो मुझे भी बता देना, ब्लेंडर से भी नहीं घुलेगा। भैया 700 ml का मैंने शेकर खरीदा था, फिर उसके बाद मुझे लगा कि भाई ये तो पानी चाहिए इसको। 700 ml का पानी कम से कम 600-700 ml पानी चाहिए होता है। और क्या परेशानी आ जाएगी अगर थोड़ा पानी ज्यादा रहेगा, स्वाद कम दिखाई देगा शेक में, लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब तो बढ़िया करेगी उसको। तो इतना ज्यादा मतलब मलाल नहीं करना है कि भाई उसमें पानी आ गया तो ये स्वाद नहीं लगेगा, आप शेक कैसे पियेंगे, ये तो काम ही नहीं करेगा। पहली गलती तो यही है। और दूसरी गलती ये है कि भाई हम सोच रहे हैं खाली शेक ही काफी है। शेक काफी नहीं है, उसके 2 घंटे बाद पानी पीना है, नहीं तो नुकसान पहुंचा सकता है भाई आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूँ। देखो, बॉडी के सिस्टम पे पानी का असर मैं समझाऊंगा आपको, अंदर की जो सच्चाई है बॉडी की वो समझाऊंगा। हमने अभी तक ये देखा कि भाई पानी का और जो न्यूट्रिशन का क्या लिंक है, ये हमने समझ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका अलग अलग सिस्टम पे क्या क्या असर होता है बॉडी का। मैं सीधा डाइजेशन सिस्टम पे जाऊंगा पहले। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां से शुरुआत होती है पाचन की। तो और डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। माउथ में क्या बनता है? सलाइवा बनता है, लार बनती है। यहीं से समझ में आ रहा है आपको, रिलेट कर रहे होंगे आप। लार में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, अगर मान लीजिए मुंह सूखा है, खाना में चबाने के लिए कुछ होगा नहीं। अब जब पेट में चलते हैं, पानी नहीं होगा तो हमारे पेट में हम चलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा, मतलब लार भी नहीं बनी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं बनी, और आगे चले बाइल जूस भी नहीं बना। हम और आगे चले, हमारे इंटेस्टाइन्स आ गई, वहां पर भी हमारा एसिड जो आया जहां से जैसा तैसा वो भी गाढ़ा हो गया। अब आप क्या बोलोगे? अब आप ऐसे सिचुएशन में सोचो क्या क्या बोलोगे? अब आप, सलाइवा भी कम बन रहा है, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी जो है लार में होते हैं वो भी पहुंचे नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कम हुआ। अब आप बोलोगे भैया मेरे तो अंदर जलन हो रही है, पेट जल रहा है बहुत बुरे तरीके से, तेजाब बन रहा है, ये कहते हैं ना तेजाब बन रहा है एसिडिटी को, तेजाब बन रहा है। तेजाब पता नहीं, वो तेजाब जो बनता है अंदर से वो प्योरली एसिडिटी है, मतलब वेलकम टू एसिडिटी वाली सिचुएशन है। आओ, एसिडिटी में आपका स्वागत है। अब सोचो खाना नहीं पचा है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कहां से होंगे? मतलब एक तो एसिडिटी, खाना भी नहीं पच रहा है, और आपका रेगुलेशन भी खराब हो चुका है, बाइल जूस भी कंज्यूम नहीं हो रहा है बॉडी में, ऊपर से न्यूट्रिशन ले रहे हो। आप समझो कि कहाँ पहुंचेगी हमारी कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन और हो जाए। इस वजह से इस गंदे से गंदे सिचुएशन में पहुंचने से बढ़िया है कि हम बॉडी को हाइड्रेटेड करें, पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएं, पानी का इंटेक बढ़ाएं, तो सारी चीज बढ़िया हाईवे पे चलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़िया हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा सिस्टम है वो होता है इंटेस्टाइन का। उससे नीचे हम चले, इंटेस्टाइन वाले में, एक्सक्रीशन वाले पार्ट में हम बात करेंगे। अब मान लीजिए जो थोड़ा बहुत खाना पच गया, अब वो न्यूट्रिशन क्या करेगा? हमारा इंटेस्टाइन के अंदर जाना चाहिए, वहां से एब्जॉर्प्शन होती है उसकी। अब लेकिन आंत की जो दीवार है उसको क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। जो हमारा इंटेस्टाइन है उसकी आंत की जो दीवार होती है उसको मॉइस्चर चाहिए। अब पानी है नहीं, तो दीवार क्या करेगी? सूख जाएगी, न्यूट्रिशन जो होंगे वो पास में नहीं पहुंचेंगे उसके, और जो खाया है वो वेस्ट निकलेगा कैसे? फ्लश आउट। तो फाइबर खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, सब ठीक है, लेकिन अगर पानी नहीं पी रहे हो तो और भी वो हार्ड हो जाएगा जो आपका स्टूल है, और कब्जी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। मैंने अभी बताया कि झाड़ू चल रही है, सिर्फ धूल उड़ रही है, ये होता रहेगा। तो झाड़ू से धूल नहीं उड़ानी है, कचरा साफ करना है। अब हम पहुंचते हैं लीवर पे। अब लीवर भी हाय तौबा चिल्ला रहा है कि भाई पानी नहीं पी ले, पानी भी पी ले थोड़ा सा। सारे मतलब ऑर्गन्स दुखी हैं। अब लिवर और किडनी का कंडीशन मैं आपको समझाऊंगा इसमें क्या होगा। लिवर और किडनी हमारे क्या है? सफाई कर्मी है। इनका काम क्या है? बॉडी की सफाई करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, केमिकल्स को बाहर निकालना, ब्लड को प्योरीफाई करना, दवाई के बचे हुए कुछ हिस्से हैं जो दवाई आप ले रहे हो उसको बाहर निकालना। अब ये जो दोनों भाई हैं, लीवर और किडनी है, इन पे ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं पानी पे। मीडियम चाहिए इनको कुछ ना कुछ, कहां से निकालें भाई? कचरा कहां से निकालें? किडनी क्या फिल्टर करेगी अगर बॉडी में पानी नहीं है? सोच के बताओ। लीवर क्या सफाई करेगा जब उसको जूस नहीं मिल रहा, ना उसको पानी मिल रहा, ना उसको एंजाइम्स मिल रहे?
तो सफाई कर्मी भी अपने हड़ताल पे चले जाते हैं, छोड़ छाड़ के अपने तरह ये झाड़ू, हाथ जोड़ वालो भाई, पानी पी ले। ठीक है भाई। अब देखो, कम पानी पियोगे तो होगा क्या, टॉक्सिन्स बढ़ेंगे बॉडी में, क्योंकि सफाई नहीं हो रही। और टॉक्सिन्स बढ़ेंगे तो आप बीमारी के घर बनते चले जाओगे, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। एक आपने टर्म सुनी होगी, जब भी आप, किस किसने आज तक यूरिन टेस्ट कराया है, हाथ खड़े करो। यूरिन टेस्ट कभी बुखार में भी कराया होगा, कभी ना कभी कराया होगा। उसमें क्रेटिनिन टेस्ट होता है, क्रेटिनिन निकल के आता है, क्रेटिनिन वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, किडनी में स्टोन बनने शुरू हो जाएंगे, और लीवर में फैट स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप क्या कहोगे, भाई मुझे तो कोई बीमारी लग गई है, जबकि असल में आपने पानी देना बंद कर दिया था। यहां से बीमारियां शुरू होती हैं। अब मैं चलता हूं मसल्स के पास। लीवर वगैरह सब आपने देख लिया, मसल्स के पास चलते हैं, और जो हमारा जोड़ है, जॉइंट्स हैं, हम इनके पास चलते हैं। आपने एक्सरसाइज करी, वर्कआउट करा, खूब उछल कूद करी सबने यहाँ। उसके बाद किसी किसी ने शाम को रनिंग कर दी, मेरे जैसे आदमी ने वॉक पे भी चला गया कोई, हमारे शिवजी दुबे जी की तरह। अब आपकी मसल्स जो हैं, ये बिना प्रॉपर पानी के कैसे मूव करेंगी, इनको चाहिए हाइड्रेशन। आपने सुना होगा कई बार क्रिकेटर्स जो होते हैं उनको क्रैम्प आते हैं, मतलब वो बैटिंग करते करते में आपने देखा होगा, रनिंग कर रहा रोहित शर्मा और उसको क्रैम्प आना स्टार्ट हो गया, और वो गिर जाते हैं वहीं, और उसके बाद उनको जबरदस्त जो है उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, इमीडिएटली उनको फ्लूइड्स पिलाए जाते हैं। देखा होगा आपने, क्रिकेट के अगर शौकीन है, वो क्या चीज थी, वो जो क्रैम्प था वो था क्या, वो क्रैम्प जो था वो डिहाइड्रेशन है। वो पानी ना पीना, ज्यादा एक्सरसाइज करना, इतनी देर एक्सरसाइज ये कर ली, फील्ड पे खड़े हुए हैं, बहुत बहुत देर बैटिंग कर रहे हैं, वो डिहाइड्रेट होगी बॉडी। इसलिए वो जकड़न, वो कम क्रैम्प्स, वो मसल टीयर, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो मसल तो बनी ही पानी से है। सिमिलरली मैं जॉइंट पे भी चलता हूँ। जॉइंट में आपने किस किस ने सुना है कि एक ग्रीस होती है जॉइंट्स के बीच में। ग्रीस का नाम सबने सुना है, लेकिन उसका नाम मालूम है किसी को? साइनोवायल फ्लूइड कहते हैं उसको। मैं बता देता हूँ, जो हमारे घुटनों के बीच में होता है, और ये नाम याद रखना, मैं दोबारा पूछ सकता हूँ किसी से भी। साइनोवायल फ्लूइड जो होता है, अब फ्लूइड जब नाम ही आ गया फ्लूइड, तो भाई सीधी सी बात है, वो कहाँ से बन रहा है, कहीं ना कहीं लिक्विड से बना है, पानी से बना है। पानी से ही बनता है ये, अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हो तो ये फ्लूइड बनेगा ही नहीं। और जॉइंटों में होगी चक चक की, कट कट की आवाज। तो जो भाई साहब या जो मैम साहब ये कहती हैं कि जी मेरे हो रहा है घुटनों में दर्द और हमारे हो रही है कटकट की आवाज, तो भाई पहले एक बार ये भी चेक कर लो, आप पानी भी पी रहे हो कि नहीं, उसके बाद आप कहना। बहुत से लोग ये कहते हैं जी मेरा तो घुटनों का दर्द ठीक हो गया न्यूट्रिशन के बाद, उनका कहीं ना कहीं उन्होंने फ्लूइड्स पे भी डिपेंडेंसी बढ़ाई है, जो कि पहले डिहाइड्रेटेड रहा करते थे। क्योंकि आप बार बार न्यूट्रिशन ले रहे हो, पानी भी पी रहे हो, आपका डाइट प्लान करा, तो उससे भी आपको जॉइंट्स की कटकट की आवाज होनी कम हो गई है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे संवेदनशील हिस्से पे मैं पहुंचता हूँ, वो क्या होता है, मेरा ब्रेन, मेरी खोपड़ी। मैंने बताया कि 80% जो है ये बना ही पानी से है। अगर इसको पानी कम मिला, देखो चल जाएगा काम, लिवर को कम मिला, कॉन्स्टिपेशन में चल जाएगा काम, थोड़ा बहुत टॉयलेट में बैठ बैठ के आ जाओगे भाई। अगर इसको, अगर ब्रेन को नहीं मिला, तो एक तो डिसीजन मेकिंग इमीडिएटली फर्क पड़ जाएगा आपको। बहुत से कंफ्यूजन में चले जाते हैं ना आदमी के, यार कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए, ब्रेन फॉग होना स्टार्ट हो गया, कंफ्यूजन हो रही है किसी भी बात की बहुत तगड़ी वाली। तो डिसीजन मेकिंग आपकी कमजोर हो रही है पानी की वजह से। कंफ्यूजन इसीलिए स्टार्ट हो जाती है, गुस्से में आदमी रहता है, डिप्रेशन आता है, ये कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की वजह से है। और बहुत से लोग आपने देखो होंगे चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और खास तौर से जब वो दवाइयों को लेते हैं, बीमार होते हैं, अस्पताल में जो होते हैं, कहते हैं ना दवाइयों से चिड़चिड़ा हो गया है आदमी, दवाइयों का असर है। वो दवाइयों का असर नहीं है भाई, वो बेड पे बैठा बैठा पानी नहीं पी रहा। दवाइयां उसको पिलाए जा रहे हो, लीवर जो है उसको फिल्टर करने पे डिहाइड्रेटेड हुई पड़ी है। अगर वो डिहाइड्रेटेड नहीं होता तो उसको फ्लूइड थोड़ी चढ़ाता वो डॉक्टर, जो यहाँ चढ़ा के बैठा है उसको। वो फ्लूइड इसीलिए चढ़ा रहा है कि जल्दी डिहाइड्रेट हो रहा है आदमी, दवाइयां चल रही हैं इसकी, इसीलिए उसको इरिटेशन होती है। समझ में आया आपको? अगर आपका बच्चा इरिटेट हो रहा है, और आप अगर ऑफिस में फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो भाई हो सकता है आप डिहाइड्रेटेड हो। तो शरीर में जो हर एक सिस्टम है, मैंने समझाया आपको, हर एक जो अंग है वो पानी से चल रहा है। आप फैंसी डाइट लो, या फिर जिम में जाओ, या फिर आप अपना न्यूट्रिशन लो, आप कुछ भी कर लो, कैसी भी आप डाइट ले लो,
आपकी बॉडी अगर सूखी है तो आपके सारे सिस्टम सूखते चले जाएंगे और आप सोचते यही रह जाओगे कि यार क्या गलती हो रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हाइड्रेशन की रूटीन क्या होनी चाहिए, आपको कैसे कैसे पानी पीना है। मान लो, फिर से मैं गाड़ी का एग्जांपल दूंगा। मान के चलो आपकी गाड़ी है वो एकदम चमचमाती हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी चमचमाती हुई दिखाई दे रही है, इंजन भी नया है, जबरदस्त डिजाइन है, लेकिन उसमें कूलेंट नहीं डाल रहे हो, तो गर्मी में क्या होगा भाई? वो गाड़ी का बोनट गर्म ही रहेगा, ओवर हीट ही रहेगी बिल्कुल, और ब्रेक डाउन हो जाएगी। सिमिलरली आपकी बॉडी बढ़िया बना रहे हो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो, सारे डाइट ले रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, एनर्जी भी आपकी अच्छी बन रही है, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन भैया कूलिंग सिस्टम तो दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये तो देखो। ओवर हीट होकर कहीं ऐसा तो नहीं है गिर पड़ो। तो इसलिए हम हाइड्रेशन की बात करेंगे, कैसे आपको क्या करना है सुबह का। आपके हालांकि डाइट प्लान में पानी का दिया हुआ है, फिर भी मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सुबह उठते ही 1-2 गिलास कम से कम गुनगुना पानी लो। जो है फ्रेश पी रहे हैं उनको तो दिक्कत ही नहीं है इस चीज की, आपको तो वैसे ही मिल गया, डिटॉक्स कर रहे हो जब आप अपने आप को, तो रात भर जो किडनी के टॉक्सिन्स है वो वैसे ही बाहर आ गए पानी से। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपको अच्छा, जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो नहीं हमारे डाइट प्लान पे, मैं उनको भी कहूंगा कि भैया आप अपने परिवार वालों को भी कहो कि भैया 2 गिलास उठ के पानी पियो, चाहे फ्रेश पियो या मत पियो। बहुत से नींबू पानी आज भी पी रहे होंगे, चलो भैया नींबू पानी पी रहे हो, कम से कम पानी पियो। ये आप उनको सबको बोलो, और सिप करके पियो, डुबकी मत लगाओ पानी में। बहुत से हैं कि पिए ही चले जा रहे हैं, तो पिए ही चले जा रहे हैं, पूरा उसको जग को खाली कर देते हैं एक बार में। भाई ये भी कोई तरीका नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके पियो, सिप करके पियो, कहाँ भागा जा रहा पानी? आएगा तो अपने ही अंदर, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहो उसमें। और बहुत लोग क्या करते हैं, पूरे दिन में एक पानी नहीं पिएंगे और एक संग 1 लीटर गटक जाएंगे, नल के नीचे हाथ लगा के वो खटाखट पिए चले जाएंगे और पेट उफान के आ जाएगा बाहर। अरे बड़ी गर्मी है, ये भी कोई तरीका नहीं है। कुआं नहीं है ये, कुआं नहीं है ये भाई, बॉडी है। धीरे 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 सिप करके बॉडी को हाइड्रेट करना, पेट नहीं भरना। अमूमन ये होना चाहिए कि हर 1.5 घंटे में 1 गिलास पानी चलना चाहिए। ये एक एवरेज के तौर पे देखा जाता है कि 2 घंटे में 1 गिलास पानी चलना चाहिए। और मैं आपको अगर गोल्डन रूल बताऊं, तो दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो 4 से 5 लीटर पीना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको एक्सेस है कोकोनट वाटर की या ओआरएस की, तो उसको भी ले सकते हो गर्मियों में, स्पेशली अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो। अब देखो, खाने के आसपास मैंने हमारे सर ने भी बताया कई बार, और कि भाई हमें इमीडिएटली खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए, वो किसी काम का ही नहीं है, वो हाइड्रेट नहीं करेगा आपको। जो खाना खाते ही आपने पानी पी लिया या खाने खाने से पहले पानी पी लिया, वो यूजलेस पानी होता है, वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है, वो और ठंडा कर देगा मामला। आपको पीना है उससे कम से कम, खाने से अगर पहले की बात करें तो 45 मिनट पहले पियो, और खाने के बाद अगर पी रहे हो तो 45 मिनट बाद पियो। ये 45 मिनट का रूल याद रखना, कि खाना खा लिया। बहुत सी जगह मैंने देखा, रेस्टोरेंट में मैं कभी जाता हूँ, वो खाने जब हम ऑर्डर करते हैं वो पूछता है कि जी ड्रिंक्स में क्या चाहिए। मैं तो हर जगह मना कर देता हूँ, भैया ड्रिंक्स में पानी भी मत लेइए। तो ये आदत आपको भी अपनानी है, शर्माने की जरूरत नहीं है कि गए हो कहीं खाने तो भाई ड्रिंक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो वहां सिंपल मना कर दो, हमें पानी भी नहीं चाहिए, खाना खाना है सिर्फ। ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। गर्मी के लिए अब मैं थोड़ा सा आपको डिहाइड्रेशन के बारे में बताता हूँ। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब हमें हमारे पसीने से नमक भी निकलता है। नमक को कभी आपने गलती से टेस्ट भी करा हो तो आप देखोगे उसमें नमकीन दिखाई देता है पसीना हमारा, सोडियम निकलता है। तो इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए, सिर्फ पानी पीने से भी काम नहीं चलेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे किस किस में होते हैं? हमारे ओआरएस में होते हैं। तो कभी कभी अगर आप अपने बच्चों को या खुद को ओआरएस भी दे सकते हो तो कोई नुकसान की चीज नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं पीना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी शुगर होती है, ये ध्यान रखनी है। आपने सुना होगा जी, बेल का शरबत होता है, बेल पत्र का, वो बहुत बढ़िया चीज होती है। ये हाइड्रेटेड रखता है हमारी बॉडी को। तो अगर मान लीजिए आप आइडियल वेट पे हो और आप डाइट प्लान को स्किप करने का आपको ऑप्शन दे रखा है आपके कोच ने, तो आप बेल पत्र का जूस भी पी सकते हो। यूपी में तो बहुत जोर से पिलाते हैं उसको जाते ही। हाँ, बिहार में भी बहुत बढ़िया। ठीक है। छाछ जो है, छाछ में भी बहुत ज्यादा होते हैं। छाछ में भी होता है हमारा, मिनरल्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, हाइड्रेशन होता है। ठीक है। और ये जो है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बाहर गर्मी में काम कर रहे हैं, भैया एसी में जो बैठने वाला आदमी है उसको हो सकता है इन सब की जरूरत ना पड़े, लेकिन जो बाहर काम कर रहा है, जो ट्रैफिक पुलिस में है, बाहर खड़ा है,
जो चल के पैदल मेट्रो स्टेशन से आ रहा है उसको तो जरूरी है, टॉक्सिन्स उसके बाहर निकलते नहीं है, उसको तो जरूर चाहिए ये हमारा ओआरएस वगैरह। अब आपको डिटेक्ट करने का फॉर्मूला बताता हूँ, कैसे जान लें कि आपको पानी कम हो रहा है बॉडी में। हालांकि मैंने बता ही दिया आपको, फिर से मैं रिपीट करूंगा, कुछ चार तीन चार चीजें हैं। आपको अपना यूरिन मॉनिटर करना है कि वो गाढ़ा तो नहीं होता जा रहा है या कम तो नहीं आ रहा है। अगर वो कम आ रहा है तो भी आपको दिक्कत है, और कलर तो है ही उसका, अगर येलोइश हो गया है तो ऑलरेडी यू आर हाइड्रेटेड। फिर आपको चेक करना है कोई सिर में भारीपन सा महसूस तो नहीं हो रहा है, आंखें कोई धसी हुई तो नहीं दिखाई दे रही है, बार बार चाय की या क्रेविंग्स तो नहीं उठ रही है, मुंह सूखा सूखा तो नहीं महसूस हो रहा। और बहुत से लोगों को प्यास ही नहीं लगती है डिहाइड्रेशन में, ये भी एक खासतौर से बुजुर्गों में होती है कि प्यास ही नहीं लगती उनको। तो यहां से चेक होता है। तो यूरिन कलर का चेक करो अपना कि भैया हल्का सा पीला होना चाहिए। यूरिया होता है उसमें, लेकिन ऐसा ना हो कि वो ब्राउन होता जा रहा है या डार्क ब्राउन होता जा रहा है, तो डिहाइड्रेटेड है। मैं एक श्रीलंका में काम करने गया था, तो वहां सीईबी होता है, सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। मैं कोलंबो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का जो एयरपोर्ट है उनका सबसे बड़ा कोलंबो, मैं उसकी ग्रिड को ठीक करने के लिए गया था। तो वहां पर उन्होंने क्या कर रखा था मैं आपको बताता हूँ, बहुत एजुकेटेड लोग हैं वो, उनका इतना बढ़िया डिपार्टमेंट था, मतलब सारे आईआईटीएंस थे उनके, उसी के लेवल के थे। उन्होंने टॉयलेट के अंदर ही एक पोस्टर लगाया हुआ था। उस पोस्टर पे उन्होंने कलर्ड पोस्टर बनाया हुआ था कि अगर आपका यूरिनेशन इस कलर का है तो आप जाओ अभी पानी पियो, अगर आपका ये है तो आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो, आप जाओ इतना सारा पानी पियो। तो कहने का मतलब वहां पर भी वो समझ रहे हैं इस चीज को कि कितनी जरूरत होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं हो कि आपको कोई रिमाइंडर की जरूरत पड़े। ठीक है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा सारी चीजें। गलत न्यूट्रिशन से जो तबाही होती है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आ, अब आपने पानी तो समझ लिया, आपने ये भी समझ लिया कि न्यूट्रिशन हमारा उसका कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे काम करता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है। अब मैं कुछ गलतियां आपको बताऊंगा जो न्यूट्रिशन लेने पे आप सोच रहे हो कि भाई हम ले तो न्यूट्रिशन रहे हैं, और हमें क्या गलती नहीं करनी है। जब भी आप प्रोटीन शेक बनाते हो उसमें कम से कम 700 ml का पानी आपको यूज करना है, 600 से 700 ml आप यूज करें। दूसरी चीज जो आपको यूज करनी है, जो ए फ्रेश आप पी रहे हो, वो ऐसा ना हो कि आप बहुत कम पानी में ए फ्रेश बना रहे हो। जो आपके डाइट प्लान में ए फ्रेश का पानी बताया गया है उतने ही वॉल्यूम का आप पानी उसमें डालें। तो ये आप बिल्कुल गलती ना करें। मान लीजिए आप ए फ्रेश पिए जा रहे हो और उसमें पानी सिर्फ आप इतना सा डाल रहे हो, बहुत से मैंने देखे हैं लोग गलती करते हैं, वो एक कप में ए फ्रेश बना लेते हैं, छोटा सा कप होता है जो इसमें हम चाय पीते हैं, उसमें हम ए फ्रेश बनाते हैं। भाई क्या कर रहे हो आप? आपको समझना पड़ेगा कि कितने पानी में आपको ए फ्रेश पीनी है। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या करनी है, जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो स्पेशली मैं उनके लिए ये बातें बता रहा हूँ। आप जो खाना खा रहे हो दोपहर का, उसके 45 मिनट पहले आपको पानी पी लेना है, उससे दौरान पानी नहीं पीना है। और जो आपका 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसके बाद पानी पीना है, उससे पहले पानी नहीं पीना है। प्रोटीन शेक के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है, उसके पहले पानी नहीं पीना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक और लास्ट चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, आपको इमीडिएटली सोने से पहले पानी नहीं पीना है। ये और गलती करते हैं बहुत लोग कि भैया सोने जा रहे हैं और अभी बोतल अभी चढ़ा जाएंगे, फिर आपकी स्लीप डिप्राइव होगी। फिर हम जो चौथे पिलर की बात करते हैं कि स्लीप अच्छी होनी चाहिए, कहां से आएगी भाई जब आप उठ के टॉयलेट में बैठे रहोगे। ठीक है, तो इसलिए 1 घंटे पहले पानी पीना पीना सब कुछ बंद करो। बहुत से तो दूध पीते हैं, सोते टाइम दूध चाहिए जी रात को, वो फिर उसके बाद उसको यूरिनेशन ही लगा रहेगा, नहीं लग रहा तो वैसे डिहाइड्रेटेड है फिर। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। और भाई देखो, जिनको चीनी की क्रेविंग्स उठ रही है वो भी जो है डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, क्योंकि सारे विटामिन मिनरल सब चूस लिया बॉडी ने, अब आपको सिर्फ क्रेविंग्स उठेंगी और कुछ नहीं होगा। तो पानी पियो तो देखोगे कि ये भी बंद हो जाएगी। फाइबर्स अगर खा रहे हो फिर भी पानी नहीं पी रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है फाइबर खाने का, पानी भी पियो। अब ये सारी चीजें मैंने रिपीट हो रही हैं ये, अभी आपको सब समझ में आ रही होंगी। स्पेशली एक मल्टीविटामिन की मैं बात करूंगा, हाँ वो मैं भूल गया। मल्टीविटामिन आप अगर ड्राई स्वेलो कर रहे हो, यानी बिना पानी के गटक रहे हो बस उसको ऐसे ही शौक में, कोई फायदा नहीं है। 12-12 टेबलेट्स गटकते हैं हम बिना पानी को, और सोचते हैं कि एक घूंट पानी पी लेंगे बस, हमसे ज्यादा पहलवान कोई नहीं है। भैया कोई फायदा नहीं है, पानी पियो। डिहाइड्रेटेड अगर रहोगे और भी ये गोली खाए जाओगे तो ये स्टोन्स में जमा हो जाएंगी। ठीक है, दिनेश जी से मैं पूछूंगा अभी थोड़ी देर बाद।
वो 12-12 जो हमारे जो है न्यूट्रिशन लेते हैं भैया, पानी कितना एक घूंट में खत्म कर जाते हो क्या उनको? पानी पूरा चाहिए उसके लिए। ठीक है, एक हमारा विटामिन सी का हमारा न्यूट्रिशन है, रिहाइड्रेट। वो हमें जो है पानी, उसकी तादाद हमें देखनी है कि पानी इसमें कितना ले रहे हो आप। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको ऐसे ही बिना पानी के ही चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा ना, देखो अब ये हमारा हाइड्रेशन के ऊपर हो गया। मैं सोच रहा था कि बीमारी के बारे में हम हर बार डिस्कशन करेंगे, एक ऐसी बीमारी लेके आए करेंगे जिससे सब लोग रूबरू हो सके। तो आज अगर हमारे पास अभी टाइम है थोड़ा सा, तो मैं जॉइंट्स पेन के ऊपर बात करूंगा। ये अब हाइड्रेशन से हम अलग चलते हैं तो थोड़ा सा। बहुत से लोगों को घुटनों के दर्द की शिकायत रहती है। मैं उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा कि क्यों घुटनों के, जोड़ों के दर्द क्यों होते हैं। हम इस पे बात करेंगे। इसकी असली वजह क्या है, क्या साइंस कह रही है, इसका कनेक्शन क्या है हमारे न्यूट्रिशन से, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है साइंटिफिकली, ये सारा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आ, कभी किसी भाई ने बोला है कि भाई घुटने जवाब दे रहे हैं? ज्यादातर हम सुनते होंगे ये शब्द निकल के आता है उनके मुंह से कि भाई मेरे तो घुटने जवाब दे गए। क्यों सतवीर जी? मेरे घुटने जवाब दे गए। या ये कहते हैं बहुत से कि कमर में ऐसा दर्द आ गया कि भाई जमीन से उठते ही डर लगता है। और बहुत से तो मतलब ये कहते हैं कि अकड़ गई पूरी बॉडी, अकड़ गई है ना, कहते हैं ना अकड़ गई। ये अकड़ अकड़ का क्या अकड़ होती है भाई? होता क्या है साइंटिफिकली, इसको समझो। ये समझ लो कि भाई ये शरीर की आवाज नहीं है, ये सिस्टम के ब्रेकडाउन की आवाज है। मतलब बॉडी हमें बता रही है धीरे धीरे कि भैया पेन किलर से हम इसका मुंह तो बंद कर देंगे, पर दर्द वहीं रहेगा, दर्द नहीं जाएगा कहीं भी। तो मुंह बंद कर दोगे अगर पेन किलर से, तो सिर्फ वो जैसे आपने देखा होगा ना, वो जो काटने वाला जो कुत्ता होता है, जब हम उसके इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, हमारे यहाँ पे है फैक्ट्री पे, तो हम उसके ना मुंह पे मुच्छी का लगा के लेके जाते हैं कि वो काट ना ले किसी को रास्ते में। थ्री व्हीलर में लेके जाते हैं उसको। तो ये वही पेन किलर भी ऐसा ही है कि बीमारी तो है, काटने के लिए रेडी बैठी है, हमने उसके मुच्छी का लगा दिया पेन किलर दे के, भाई तू काट मत अब। जब उसका वो खुलेगा, वो डबल तरीके से झपट के पड़ेगा और झटके से काटेगा। तो समझना जरूरी है कि जॉइंट्स क्या होते हैं। देखो अगर मैं जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ये मेरा घुटने का जॉइंट है, ये नीचे की बोन है, ये फीमर बोन है, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दिख रहे होंगे आपको, ऐसे जुड़े हुए हैं। अब इनके जो बीच में जो कुशन है, इनके बीच का जो कुशन है, इसको कहते हैं कार्टिलेज। कुशनिंग का काम करता है ये। मतलब एक तरह से उसको, झटके को, वेट को ट्रांसफर कर देता है अपने अंदर, लचीलापन कुछ होता है उसके अंदर। अब एक फ्लूइड मैंने आपको बताया था, अब हाथ खड़े करें किसको उसका नाम याद है? और जिसका वो नाम याद नहीं है ना, उसकी होगी कुटाई। हंसने से काम चलेगा नहीं वंदना जी। कौन सा फ्लूइड था वो? अब देखता हूं मैं किस कौन बताएगा। और मैंने हिंट भी दिया था कि भाई ये याद रखना। मौसमी जी बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है, उनका हैंड रेज है। अमरपाल अंकल जी बढ़िया स्टूडेंट नहीं है, उनका हैंड डाउन है। कपिल जी का भी हैंड डाउन है और इधर उधर देख रहे हैं क्योंकि पता ही नहीं है क्या बताया था। इसीलिए तो कहते हैं वंदना जी ने, ये देखो वीना जी ने, उन्होंने क्यों याद रख रखा है? उन्होंने लिखा हुआ है भाई। दिनेश जी हैं, वो तो यही ध्यान रखने पे हैं कि बस कब सेंटर की साफ सफाई करूं, कब ये झाड़ झाड़ ये मकड़ी के जाले साफ करूं। उनका क्या मतलब है साइनोवियल फ्लूइड से? तो भैया ये याद रखो नाम। साइनोवियल फ्लूइड जो है ये लुब्रिकेशन का काम करता है। अब एक तीसरी चीज होती है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। ये लिगामेंट क्या करेगा आप सोचो, ये लिगामेंट भी एक होता है। अब मान के चलो अगर लिगामेंट ना हो, तो आपने सुना होगा कई बार ये हड्डी यहाँ से हटके यहाँ पहुंच गई, यहाँ से हटके यहाँ पहुंच गई, फिर उसको ओझा के पास जाते हैं, वो उठाकर उसको फिट कर देता है वहीं के वहीं। ये कंधा उतर गया जी, ये इसका मतलब ये है कि लिगामेंट कमजोर है भाई। लिगामेंट क्या है, उसको स्टेबल रखेगा, ये सपोर्ट के लिए होता है साइड से। तो मसल क्या है, इसके ऊपर फिर मसल भी होती है, वो है असली सपोर्ट। अब अगर कार्टिलेज घिस गया अगर आपका, या फ्लूइड सूख गया, या बोन्स आपस में रगड़ रही हैं, या आपका लिगामेंट काम नहीं कर रहा, या मसल ने जगह छोड़ दी है अपनी, तो अब होगा क्या सोच के बताओ, हड्डी में क्या होगा? इसमें आएगी इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, सूजन, दर्द। यहां से शुरू होता है दर्द। अब आप समझ गए होंगे कहां से दर्द शुरू हो रहा है। तो फिर से डिहाइड्रेशन पे पहुंचो। अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो साइनोवियल फ्लूइड घट जाएगा। पहला रीजन तो यही समझ में आ गया कि पानी कम पियोगे तो दर्द होगा, वो मैं पहले भी समझा चुका हूं। दूसरी कमी होती है विटामिन डी की, कैल्शियम की।
ये भी सर बता चुके हैं कि अगर कैल्शियम कम होगा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम काम नहीं करेगा, इनका आपस में कनेक्शन है। कोलेजन आपका टूटना शुरू हो जाएगा, कोलेजन टूटना शुरू हो गया तो मतलब ये जो इसके ऊपर जो हमारी स्किन वगैरह है ये कमजोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। यूरिक एसिड जो है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओबेसिटी, देखो ओबेसिटी का जॉइंट पे बहुत भारी प्रभाव होता है। अगर ये 1 किलो आपने ओबेसिटी बढ़ाई तो 4 न्यूटन मीटर का आपका फोर्स बढ़ जाएगा। 4 बार का 4 किलोग्राम पर न्यूटन मीटर कह लो, या ऐसे समझ लो 4 किलो कह लो, 4 किलो एक्स्ट्रा वजन उठाएगा, 4 से 4.5 5 किलो के आसपास। और हॉर्मोन्स जो है आपके, उम्र है जो आपका, ये भी मीनोपॉज के बाद खास तौर से, जो मीनोपॉज होता है ना, वहां हमें ज्यादा दर्द शुरू होता है जॉइंट्स में। आप देखना कभी भी मेनोपॉज होगा तो हमारे जॉइंट्स ज्यादा इफेक्ट होते हैं, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं उस टाइम पे। और एक है भैया सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो बिल्कुल ही हिल डुल नहीं रहा है, बैठा ही है एक जगह, उसको भी जॉइंट्स पेन होगा। अब साइंस क्या कहती है कि साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो 70 to 80% पानी से बनता है। यानी कि अगर पानी नहीं पियोगे तो साइनोवियल फ्लूइड खत्म। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिशन डिफ्यूजन से पहुंचता है, यानी कि पानी अगर कम पियोगे तो कार्टिलेज की न्यूट्रिशन भी कम हो जाएगी, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे रीजनरेशन की बजाय। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो भैया कैल्शियम को हड्डियों में एब्जॉर्ब कराएगा। विटामिन डी के बिना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, बाहर ही बाहर रह जाएगा, वो जॉइंट कमजोर हो जाएंगे। तो विटामिन डी को भी हमें जो है देना है। और विटामिन D3, खासतौर से D3, उस दिन मैंने बताया भी था आपको, D3 कहाँ मिलता है हमें, वहां से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। ट्रायोल, कैल्सी ट्रायोल कहते हैं इसको। अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की। देखो जॉइंट्स के पेन के सिम्टम्स क्या होते हैं। सुबह सुबह अगर आपको स्टिफनेस हो रही है, बिल्कुल झुका नहीं जा रहा, मुड़ा नहीं जा रहा, हाथ तरोड़ मरोड़ रहे हैं हाथों को, ये होती है स्टिफनेस, ये पहचान हो रही है कि हमारे जॉइंट्स में दिक्कत है। दूसरी होती है इन्फ्लेमेशन, सूजन अगर हमें दिखाई दे रही है, घुटनों से आवाज आ रही है कट कट की, चलने में अगर दर्द हो रहा है, तो ये हमारे सिम्टम्स हैं कि अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। कुर्सी से जब उठते हैं ना, दर्द होता है बहुत तगड़ा वाला एकदम, फिर कमर सीधी करते हैं, तो जॉइंट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अब हम देखो रिजल्ट अगर सही समय पे ध्यान ना दिया जाए तो क्या होगा। डेली वॉक आपकी बंद हो जाएगी, वर्कआउट बंद हो जाएगा, वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जानी स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर पेन किलर की डेली जरूरत पड़ेगी। खुराक एक बंधवा के रख लेना, फिर मेडिकल स्टोर पे जाते हैं ना, एक खुराक बना दे, वो बनवा के रख लेना। और भैया सर्जरी तक भी नौबत पहुंच सकती है। अब मैं आपको इसके इलाज बता देता हूँ फिर से। पहला तो हाइड्रेशन ही है, 3 4 लीटर पानी पियो, अपना एफ्रेश पीते रहो, उससे आपके रिप्लेनिशमेंट होती रहेगी। पहला स्टेप तो ये था। दूसरा न्यूट्रिशन लो। न्यूट्रिशन में आपको क्या लेना, हमारा एक बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन है कैल्शियम। आप वो कैल्शियम को लेना स्टार्ट करो, उसकी रिक्वायरमेंट सबने बता रखी है कि कितनी mg आपको लेनी है। सुबह सुबह की धूप लो, विटामिन D3 मिलेगा वहां से। ओमेगा 3, ओमेगा 3 के बारे में हम बात करते हैं कि जॉइंट्स में बहुत फायदा करता है। ओमेगा 3 से हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है ये बनता है, कार्टिलेज की हेल्थ बढ़िया होती है। फिर और कुछ चीजें हैं जो आपके नॉर्मल खाने से मिल जाते हैं, मैग्नीशियम, जिंक हो गया, कोलेजन हो गया, ये हो गया भाई वो। और अब हम एक चीज और बात करेंगे कि बिना दवाई के अगर आपको आराम चाहिए, 70% आपके जॉइंट पेन में आराम हो जाएगा बिना बिना दवाइयों के। आपको क्या करना है, जो ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, इन चीजों को आपको अप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना है, आपको 3 4 लीटर पानी पीना है डेली। ये सबसे पहले शुरू करो आप। अपने कैल्शियम के जो आपके मल्टीविटामिन हैं, इनको इमीडिएटली स्टार्ट कर दो, ये बहुत फायदेमंद होती है। और जिन लोगों के पास ओमेगा 3 नहीं है, हर्बल लाइफलाइन नाम का हमारा एक सप्लीमेंट आता है, उसको इमीडिएटली इंक्लूड कर लो आप। और जब ये आप इंक्लूड कर लोगे और एक लास्ट में हमारा मल्टीविटामिन आप लेते रहोगे, तो इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। 70% प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। और लास्ट की चीज फिर हमारा वेट लॉस प्रोग्राम। वेट जब घटेगा तो 1 किलो पे 4 किलो आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से आपका सारा प्रॉब्लम और समाधान शुरू हो जाएंगे, अनलेस के अगर कोई बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये वेट से हम जितना उसको सपोर्ट दे सकते हैं, वेट कम करके वो कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में फिर आपसे यही कहूंगा कि भाई जिंदगी में जो है अपने बॉडी से बढ़ के कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर यही बॉडी आपकी तंग है और ये चीख चीख के चिल्ला रही है
यही आपको बार बार कह रही है कि भैया न्यूट्रिशन दो, हम मेरे पे ध्यान दो, मुझे पानी दो। आप फिर भी अगर उसको नहीं समझ रहे हो तो एक दिन ये कहा जाता है कि बॉडी हमारा मंदिर होती है, ये भगवान एक दिन रुष्ट हो जाएंगे आपसे, देवता, और आपको ऐसी सजा देंगे, फिर आपका बिस्तर पे ही जाके ही मतलब फंद कटेगा। तो इस देवता को कभी नाराज मत करो, इसको बढ़िया चीजें जो इसको चाहिए वो देते रहो, और अपना ख्याल रखो पूरे तरीके से। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बढ़िया, एक बार क्लैपिंग करेंगे हमारे वर्कआउट कोच और एजुकेशन कोच के लिए। बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिली है। और देखिए, पानी को लेके हमेशा आदमी लापरवाही करता ही करता है, और पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है, बताया है। सारे सिम्टम्स बताएं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कितना पानी हमें पीना चाहिए, डिहाइड्रेट होने के बाद क्या समस्याएं आती हैं, हाइड्रेट रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल से समझाइए, बताइए। और न्यूट्रिशन के बारे में बताया है, जॉइंट्स के लिए, जॉइंट्स की जो हमारी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बहुत बढ़िया ढंग से अमित ने बताया। बिल्कुल बढ़िया बात, एक सजेशन दी है कि रोजाना एक किसी न किसी बीमारी के बारे में छोटी सी बात करें तो उसमें अवेयरनेस भी आएगी और उसके कारणों का पता लगेगा कि क्यों होती है, ताकि समय रहते हम उसको ठीक कर पाए, अब उसका उसमें सुधार कर पाए, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर पाए। तो ये बहुत बढ़िया सजेशन है अमित, इसको कंटिन्यू करना। तो बहुत बढ़िया, आप सभी ने ध्यान से सुना है, एक्सरसाइज बहुत बढ़िया की है। तो देखिए, आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट भी बढ़िया ही आएंगे। देखिए, गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो आप अपनी बॉडी के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन अच्छा दे रहे हैं, अपनी बिल्कुल एजुकेशन ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो नतीजा तो अच्छा आएगा ही आएगा, उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो कभी भी रिजल्ट के पीछे नहीं भागना, सिर्फ हमने एफर्ट्स ठीक कर लिए, सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स हम करेंगे तो रिजल्ट आएगा, अपने आप ही आ जाएगा। उसके लिए चिंता करने की जरूरत कभी भी नहीं हमें करनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा, बड़ा मजा आया सुन के। और 34-37 के आसपास ज्वाइन थे लास्ट पर, अभी लीव करते जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने 1-2 मिनट का टाइम मेरे को देना है अभी।